पर किसी भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसको ज़मानत पर रिहा नहीं किया जाता, तो अदालत ने कैसे उसको छोड़ा? ये सारी बात भी आपके सामने रखेंगे। आप दोनों को वेलकम करता हूँ, जो देखने वाले हैं उन सबको भी वेलकम करते हैं शो में। कविता जी, आप बताइएगा, शुरू करते हैं, साक्षी साहबा भी आ जाएँगी। जैसा भारत का कानून आप भी जानती हैं और ख़ास तौर पर ये कानून तो बिल्कुल ही सख्त है कि कोई भी गैर कानूनी तौर पर दाखिल होता है, तो उसको इतनी आसानी से ज़मानत नहीं मिल सकती। सर वो बेल नहीं मिल सकती है, लेकिन इसको बच्चों के ग्राउंड पे मिली है। बच्चों की वजह से इसको बेल मिली हुई है। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि बच्चों को तो एजुकेशनल ग्राउंड पे डिपोर्ट कर देना चाहिए और फिर इसका यहाँ पे लीगल जो भी है प्रोसीजर वो करना चाहिए। ये मेरा है व्यू। आगे इकरा मैम से पूछिए। तो इकरा साहब, आप समझ रही हैं कि वाक़ई ऐसा कुछ हो सकता है कि बच्चों की वजह से उसको ज़मानत मिल गई हो और जेल में ना रखा गया हो? हाँ, ये तो मैंने सुना है कि बच्चों के ग्राउंड पे उसको बेल मिला है। शायद भाई इसका एफआईआर देखना पड़ेगा कि उसमें इंडिया की कौन-कौन सी सेक्शंस लगी हुई हैं। कुछ वेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, कुछ नॉन वेलेबल ऑफेंस होते हैं और फिर वो सज़ा पे भी तो डिपेंड करता है। आप तो कोर्ट रिपोर्टर हैं, हमारे यहाँ शायद 7 साल या कोई 10 साल का अरसा होता है कि उससे कम हो तो फिर बेल हो जाती है। तो ये देखना पड़ेगा वहाँ की पुलिस ने केस कैसा बनाया है। अच्छा। तो मतलब देखिए, एक चीज़ है कि कोई भी मुल्क है, उसका अगर कानून टूटता है, तो उसको अगर बेल मिलेगी तो उसका मिसयूज़ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी देखने में आता है कि वो बेल का भी मिसयूज़ कर रही है। यानी कि जिस तरह की वीडियो बना के, आपको पता है कि जितने भी वहाँ मुस्लिम्स हैं या हिंदू हैं, उनके जज़्बात मजरूह होते हैं। तो उसको इस तरह की पाबंदी नहीं लग सकती थी कि आपने रहना है तो सलीके से रहना है। इस तरह तमाशा नहीं बनाना जिस तरह बना रही है। शायद भाई अब इस पे तो इंडियन गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और जो कोर्ट्स हैं उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब इनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि वो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं। जो कुछ हो रहा है वो इंडिया की लैंड पे हो रहा है और इंडिया जो है बहुत बड़ा मुल्क है। और दूसरी बात ये कि वो ये कहता है कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, तो डेमोक्रेसी में लोगों के जज्बात का भी ख्याल रखा जाता है। ऐसे नहीं होता है कि एक को आपने छोड़ दिया और वो जल्द जो उसकी मर्जी में आए वो करता रहे, ये नहीं होता है। अब इंडिया को एक्शन लेना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हम कह रहे हैं कि सीमा के अगेंस्ट उसने लॉ वायलेट किया है, एक्शन होना चाहिए। और जो सचिन उसको लेकर आया है नेपाल से इंडिया, उसके अगेंस्ट ये जो पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है, जिसने इसको फैसिलिटेट किया है, उनको पकड़ना चाहिए। इंडिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप देखें ये पाकिस्तान से जो नेपाल तक गई है वो लीगली गई है, इमिग्रेशन काउंटर पे गई है। सवाल जवाब जो इमिग्रेशन काउंटर पे होते हैं उनके अच्छा, उसने दिए हैं, उसके बाद ही गई है। एक कमेंट है। इकरा साहब, एक कमेंट है, 2 लोग वैसे कर रहे हैं। एक उनका जो है आईपीसी, यानी कि जो इंडियन पीनल कोड है, उसकी सेक्शन 120 बी के तहत एफआईआर काटी गई थी इसके ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि ये बेलेबल ऑफेंस है, मतलब कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि इसकी बेल ना मिले। ये एएस है, इंडिया से शायद है। और उसके बाद फिर एक और हमारे भाई है, वो भी रेगुलर देखते हैं, वो भी कमेंट कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो अब वो कह रहे हैं कि ये सेक्शन जो है बेलेबल है, मतलब उसकी जमानत मिल जाती है, उसका कोई मसला नहीं है। देखें शायद भाई, अब ये तो इंडिया की पुलिस के ऊपर उनसे सवाल होना चाहिए कि एक बंदी 4 बच्चों को लेके इलीगली आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा दे के आपके मुल्क में स्लिप होकर आ गई है, तो आप उसके ऊपर इतना मजबूत केस क्यों नहीं बना रहे हैं? आपने क्यों इतना छोटा केस और इतनी छोटी दफा के तहत आपने केस बनाया है? सेकेंडली, कल को तो कोई भी आपके मुल्क में आ जाए और अल्लाह खुदा ना खास्ता कोई बड़ा वहाँ पे कोई सान्या हो जाए, फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, ये एक चीज़ आपने नोट की होगी, सोशल मीडिया पे तो अभी भी मौजूद है तमाम चैनल्स का। वो तो बढ़ा-चढ़ा के पेश कर रहे थे, यानी कि उनके हिसाब से तो वो एजेंट है। तो अगर कोई एजेंट है या नहीं है, तो क्या एफआईआर इतनी हल्कट आप काटेंगे कि उसके बाद फिर वो ज़मानत भी उसको मिल जाएगी? मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं होगी इदारों के दरमियान? बिल्कुल वही बात है। और दूसरा, अगर ये एजेंट थी तो इनको शिकायत लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए था कि ये पाकिस्तान ने हमारे मुल्क में एक एजेंट भेज दिया, ये इसका एजेंडा है। और उसके अगर उसने कोई क्राइम वहाँ पे कमिट किए होते उसकी लिस्ट लेकर आता कि भाई इस चीज़ में भी ये इन्वॉल्व है, इस चीज़ में भी वो इन्वॉल्व है, इसका एतराफ़ी बयान आता। अगर ये एजेंट होती तो पहले तो इससे एतराफ़ी बयान इसका रिकॉर्ड होता, वो वाली वीडियो आती जैसे कुलभूषण यादव की आई थी, याद होगा आपको, जो मान रहा था मैंने ये किया है। अभिनंदन का ठीक। आया था जिसमें उसने कहा था टी इज फैंटास्टिक।
इस तरह का इसका कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। वो इंडिया में ही मौजूद है, वो अभी भी इसको इंटेरोगेट, इन्वेस्टिगेट जो उनको मर्जी में आए वो करें। सही। अच्छा श्याम भाई, बिल्कुल जो आप कट्टर हिंदू हैं, मैं आपकी बड़ी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, और आप क्या जितने भी हमारे देखने वाले हैं, चाहे उसका किसी भी मजहब से, जात पात से ताल्लुक है, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और बड़ी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। ये सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं, बल्कि बॉर्डर के इस पार भी ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ पढ़ते रहे हैं, और आज भी हम जॉब भी एक साथ करते हैं फील्ड में, यानी कि मीडिया इंडस्ट्री में काफी हमारे ऐसे भाई हैं जो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हमारी बड़ी अच्छी उनसे कोऑर्डिनेशन है। यानी कि अगर किसी की फौतगी हो जाए तो हम शरीक होते हैं, और कोई शादी हो तो खुशी में शरीक होते हैं, हर लिहाज से। यानी ईद भी साथ मनाते हैं, और हम कोई त्योहार हो वो भी साथ ही मनाते हैं, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का। तो ये पाकिस्तान इंडिया में बैठ के आप ये मत सोचा करें कि पाकिस्तान वाले शायद कोई हिंदू मजहब से नफरत करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम रिस्पेक्ट करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे इसी तरह। और सेकेंडली शायद भाई देखें, जो मेजर कंसर्न हमारा है वो बच्चों को लेकर है। ठीक है, अभी हम इंडियन के जो भी लॉज हैं उनको एक तरफ रखें, हमारा जो पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 है उसमें यह है कि 21 साल से पहले कोई भी शख्स अपनी पाकिस्तान की सिटीजनशिप सरेंडर नहीं कर सकता है। तो अब इंडिया में डुअल नेशनैलिटी नहीं है, क्योंकि उनके आइन के जो आर्टिकल 6 और आगे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है, तो उसमें अगर हम देखें तो डुअल सिटीजनशिप नहीं है। मतलब अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है तो पिछली जो आपके जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो उसको आपको सरेंडर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जाहिर ये बच्चे पाकिस्तानी बॉर्न है, पाकिस्तानी नेटिव है, इनको पाकिस्तान की सिटीजनशिप सरेंडर करना पड़ेगी। अब बच्चे उस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी सिटीजनशिप को सरेंडर करें। पहले आपको पता होगा हमारे पास जो एडल्ट की एज थी वो भी 21 साल की ही थी। जो जी। हमारे पेरेंट्स के शनाख्ती कार्ड वगैरह बने वो 21 साल में बने, हमारे 18 इयर्स में इसलिए बने कि जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई, फिर जनरल मुशर्रफ ने नादरा को इंट्रोड्यूस करवाया और फिर वो 18 इयर्स एज हो गई। ठीक है, 18 इयर्स में तो आईडी कार्ड बनता है, लेकिन जो सिटीजनशिप को सरेंडर करने का कानून है वो तो सेम रहा। तो मेजर कंसर्न है बच्चों को लेके। बिल्कुल। तो शख्सी साहब आई थी अभी, शायद फिर लीव कर गई किसी वजह से, वापस ज्वाइन करेंगी। उनसे बहुत सारी चीजें जाननी है, खासतौर पर जिस तरह आपने थंबनेल पे भी देखा हुआ है कि जो कोर्ट के ऑर्डर से वो हमें वहां से मौसूल हुए, तो हम चाहते हैं कि क्योंकि उनको वो वकील है, लॉ कर रही है, और वो हमें अच्छे से समझा सकेंगी कि कौन कौन सी सेक्शन थी, और उसके बाद फिर किस ग्राउंड पे अदालत ने जमानत दी है, वो इंडियन कोर्ट का ऑर्डर के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएंगी। अभी इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करती हैं। अच्छा, जो आप बता रही थी कि इंडिया के कानून के तहत आप दोहरी शरीयत नहीं रख सकते, यानी कि एक वक्त में किसी दूसरे मुल्क की भी और इंडिया की नेशनलिटी एक साथ नहीं रख सकते। तो पाकिस्तान में भी यही कानून है। पाकिस्तान में भी तो आपको पता है कि बिल्कुल जो है वो दूसरी शरीयत कभी भी किसी ओहदे के लिए भी और वैसे भी कबूल नहीं है। तो वैसे लेकिन नहीं है, वहां पर लेकिन तो अब लोग ये तो देखें उम्मीद लगा के बैठी शायद हुई है। भाई, जैसे जैसे कनाडा वगैरह जाते हैं तो वहाँ की डुअल नेशनलिटी पे वो लोग सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन हाँ, ये कि आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, और इस बेसिस पे हमारे जो लीडर्स हैं वो नाअहल भी हुए हैं, जिसमें फैसल वारडा थे, और मुराद अली शाह साहब पे भी तलवार लटक रही थी तो उन्होंने फिर कैनेडियन सिटीजनशिप को सरेंडर किया। यहाँ पे बात इंडिया और पाकिस्तान की है कि कोई भी पाकिस्तानी, पाकिस्तान और इंडिया देखें हैं तो नेबरिंग कंट्री, लेकिन जाहिर है वो एक राइवल बने हुए हैं तो बने हुए हैं, उस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और पाकिस्तानियों को तो कभी सिटीजनशिप ऐसे बिल्कुल भी नहीं देंगे, और वो जी भी हाँ। जो फैसल इलीगली भाई, माइग्रेट करके आया है। फैसल भाई आप आ जी गए, सर। आपको वेलकम करते हैं। फैसल भाई, एक चीज आपसे मालूम करनी है, असल में एक बड़ी एक अच्छी खबर है, साक्षी साहबा देंगे, अभी शायद मसरूफ हैं, कि इंडिया की अदालत ने इनको जमानत पर कैसे रिहा किया। दूसरा ये है कि यहाँ पर भी हम जब अदालतों में जाते हैं तो अगर किसी ग्राउंड पे या किसी खास वजह से अदालत किसी भी मुल्जिम को जमानत पर रिहा करती है तो वो कंडीशंस होते हैं कि आप उस अदालत के ऑर्डर का मिसयूज नहीं करेंगे। लेकिन सीमा किस तरह ठीक। मिसयूज कर रही है, आपको पता है कि कितने ऐसे इंडियन हैं, हिंदू मुस्लिम और कई भी मजहब के लोग हैं, उनके दिल दुखते हैं जब इसकी कोई हरकत आती है सामने, तो हम्म। उसको रोकने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल बात ठीक है आपकी, मैं टोटली आपकी बात से एग्री करूंगा। और ये बात हम लास्ट टाइम भी कल बात कर रहे थे कि बास के लिए जो है वो अदालतों के फैसले कुछ मैटर करते हैं, और बास की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन किसी तरह से है। और सीमा को ये इम्यूनिटी क्यों है, आखिर क्या वजह है, हमें इसकी रीजन का पता होना चाहिए। और आखिर उसको क्या ऐसे सुरखाब के पर लगे हैं कि हम कहते हैं कि उसके लिए जो है वो अदालत के फैसले, और उसके बाद वो जो कुछ मर्जी करती फिरे।
तो ये डेफिनेटली एक ऐसी बात है जो काबिल गौर है और उस पर समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है, बिहाइंड द अच्छा स्टोरी क्या है, ये समझना वैसा जरूरी भी, है। अगर देखें एक चीज है कि अगर उसको एडवांटेज मिला है किसी भी गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से या इंडियन कोर्ट की तरफ से, तो बच्चों की वजह से मिला, अगर उसको एडवांटेज मिला है ये क्राइम करने के बावजूद। लेकिन अगर डिसएडवांटेज एडवांटेज है वो भी हिंदू या मुस्लिम जो लोग हैं जिनके दिल दुखते हैं, इसकी कोई हरकत सामने आती है, तो वो बच्चों की वजह से लोगों का समय जो तकलीफ होती है वो बच्चे और साथ लेके गई, अगर अकेली जाती और इस तरह वावेला ना मचाती तो शायद आज हम सब डिस्कस ना कर रहे होते उसको। बिल्कुल सही बात है। मैं समझता हूँ कि उसने बहुत कुछ प्लान किया हुआ था। सबसे पहले एक तो मजहब का चेंज होना, ताकि इसका केस जो है वो हिंदू सेंटिमेंट्स जो है वो लिए जा सके। उसके बाद बच्चों के साथ जाना, तो ये बहुत सारा कुछ प्री प्लान था। ये 1 साल जो है वो प्लान करती रही, और उससे पहले भी ये नेपाल जाकर मुलाकातें होती रही हैं इनकी, और कुछ ना कुछ डिसीजन होता रहा, तो कुछ खिचड़ी पकती रही है। ये कोई 1-2 दिन में या फर्स्ट टाइम ट्रेवल नहीं हुआ, ये बहुत कुछ पहले से डिसाइड हो चुका था। एंड देन उसके बाद किया। ये तो हम जो है ना वो नतीजा देख रहे हैं, ये तो हम सारे रिएक्शन देख रहे हैं, एक्शंस पहले सारे हो चुके हैं। फैसल भाई, यहाँ मेरा आपसे सवाल है। सवाल मेरा ये है कि देखिए, अभी सचिन का नाम कोई नहीं लेता है, क्योंकि हम भी यही कहते हैं कि ये एक दिन की बात नहीं है, ना ही अकेली सीमा ये कुछ कर सकती है। ठीक है, ये वेल प्लान्ड एक एक्ट था जिसको बाद में फिर एग्जीक्यूट किया गया है, क्योंकि जो बच्चों के साथ वो गई हैं उससे पहले वो एक दफा नेपाल से वो होकर आई हैं, तो दोनों इक्वली इन्वॉल्व है इस क्राइम में। तो जब भी सीमा का नाम लिया जाए तो सचिन का भी नाम लें कि उसने भी इसको इकरा जी, मैं फैसिलिटेट किया है, यहाँ दोनों पर ने आपकी मिलके बात प्लानिंग की है। छोटा सा जो इख्तलाफ करूंगा। मुझे ये लगता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, कि सचिन एक मोहरा है, उसको मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। और ये प्लानिंग बहुत कुछ और भी लोग सामने आएंगे, कुछ और भी चीजें सामने आने वाली हैं। सचिन एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। कविता जी कुछ कहना चाह रही है? शायद भाई, हाँ, पहले मैं कह रही, पहले साक्षी मैम को बोला तो अपने बिजी टाइम में आते हैं, जी जी अपने साक्षी बिजी शेड्यूल साक्षी में साहब, आए हैं, पहले उनको चांस आप दीजिए। काइंडली अगर मुमकिन हो, आप काइंडली अगर मुमकिन हो तो कैमरा ऑन करके वो कोर्ट के ऑर्डर जरा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके बताएं कि किन ग्राउंड्स के ऊपर उनको जमानत मिली थी। जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी क्लियर है। आ रही मैम, आ रही है क्लियर। ओके ओके सर, ओके। ये जी सर, तीनों पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? तीनों जो कोर्ट के ऑर्डर हैं आपके पास, कोर्ट के 3 ऑर्डर हैं, इनकी बेल के ऑर्डर हैं। कोर्ट लिखती क्या है अपने इन ऑर्डर्स में, क्या कहती है अदालत? कोर्ट अपने ऑर्डर में लिखती है कि सीमा हैदर के बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं, और उनका यहाँ सीमा हैदर के अलावा कोई भी नहीं है। उसमें बेल ऑर्डर में भी बाकायदा नाम सीमा सचिन नहीं, सीमा हैदर बनाम सरकार लिखा गया है। और सर वो कहती है कि 6 साल से कम के बच्चे हैं, इस वजह से सीमा हैदर को लोअर कोर्ट से ही बेल ग्रांट कर दी जाती है। सेक्शन लगा हुआ है उनके ऊपर 120B का, जो हमारे यहाँ का है, वो एक बेलेबल ऑफेंस है, इसलिए लोअर कोर्ट से उन्हें बेल मिल चुकी है सर। और ये इसमें 5 साल तक की सजा है। उनके ऊपर सिर्फ कौन सी प्रेसी का मतलब एलिगेशन लगा है, पुलिस ने कोई भी उनके ऊपर हीनियस धाराएं नहीं लगाई, इसलिए लोअर कोर्ट से उन्हें बेल मिल चुकी है। 30-30 हजार के जमानती मांगे गए थे, जो गारंटर बोलते हैं, तो जमानती उन्हें किसी ने जमानत नहीं दी, उन्होंने 90,000 का बेल बॉन्ड भरा था, 30-30 हजार का ईच। अच्छा एक चीज सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि चले उनके जो है छोटे छोटे बच्चे थे, कोर्ट ने बच्चों की वजह से उसको बेल दे दी। नित्तरपाल साहब और उसके बाद फिर सचिन को किस ग्राउंड पे बेल मिली है? उनकी वजह से तो ये क्राइम हुआ है। सचिन ने के फादर ने और सचिन ने ये लिखवाया है कि हमें तो पता ही नहीं था कि सीमा भारत आने वाली है, और ये अचानक से भारत आई, हमारी सिर्फ इतनी गलती है कि हमने इसको शरण दी, हमने इसको शरणार्थी बनाया, इसका साथ दिया, ये हमारी गलती है, अदरवाइज कोई भी हमारा हीनियस क्राइम नहीं है। इस अच्छा बिहाफ पे उन्हें बेल मिली है। फैसल भाई, आप ये जानकर हैरान हो रहे होंगे, यानी कि मीडिया पे आप इतने अरसे से फॉलो कर रहे होंगे, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो फॉलो कर रहे थे कि देखें जी सचिन क्या कह रहा था, सचिन के वालिद ने क्या कहा, सीमा क्या कह रही थी कि 3 साल से था और उसने मुझे सारा रास्ता बताया और मैं इस तरह पहुंची, कोर्ट में जाके क्या झूठ बोला गया तीनों की तरफ से। अच्छा यही मुसीबत यहाँ हमारे अदालतों में भी होती है, ये वाली जो आप बता रहे हैं ना, ये झूठ बोल के कि हमें तो पता ही नहीं था, ये अदालतों में, पाकिस्तान की अदालतों में भी यही कुछ होता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि अदालतों को किस तरह लोग गुमराह करते हैं और उसका बेनिफिट ले जाते हैं। और सर सीमा के सेंटिमेंटल को देखते हुए ये बेल ग्रांट की गई है। और सर जैसे हमने पता किया है, अब कुछ वकीलों से बात की है, बेल ऑर्डर को देखा, FIR को देखा, पुलिस ने कुछ भी हीनियस धाराएं, आर्टिकल, सेक्शन कुछ भी नहीं लगाए।
तो सर अब ये जो अगर हम लोग कोशिश करें, या गुलाम हैदर भाई भी, अब मेरे पास उनका वॉइस नोट आया था, वो भी साथ देने के लिए तैयार हैं। तो उसके लिए क्या है सर, ये केस 2 महीने भी कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। गुलाम हैदर जी के बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। एफआईआर के बिहाफ पे केस लड़ा जाता है। आपके वहां भी चार्जशीट और एफआईआर के बिहाफ पे केस लड़ा जाता होगा पाकिस्तान के अंदर। ऐसे तो ही, उसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है। उसमें तो सिर्फ बच्चों की जो मेंटल कंडीशन है वो दिखानी है, और सर बच्चों का जो फ्यूचर कहाँ है वो दिखाना है, कि उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है, सफर कर रहे हैं बच्चे। अच्छा, 2 महीने भी केस मेरा रन नहीं मेरा करेगा यहाँ कोर्ट पे के अंदर। एक सवाल है मेरा। क्या इंडिया में या दुनिया में कहीं भी इलीगली जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो ये कोई हीनियस क्राइम नहीं है? मतलब नहीं सर, ये हीनियस क्राइम के अंदर आता है, लेकिन कोर्ट हमें उस बिहाफ पे बेल देती है जो थाने वाले, जो हमारा संबंधित थाना FIR, होता है, हाँ, जो एफआईआर होती है, वो हाँ। उसने किस धाराओं में केस दर्ज किया है, तो कोर्ट तो यानी उसके बिहाफ पे बेल देगी। इंडिया में किसी ने उसके इलीगल आने पर कोई केस नहीं किया, वो आ सकती है, इलीगल आ नहीं, गई है। फैसल भाई, ये आप बात शायद समझ नहीं रहे। एफआईआर में जो सेक्शन पुलिस लगाएगी, जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होगा, जिसने एफआईआर में सेक्शन लगाई है कि इसने ये क्राइम किया है, यानी कि इस सेक्शन के तहत क्राइम किया है, वो क्राइम को लेके, उस एफआईआर को लेके जब मुलजिम और अक्यूज को साथ अदालत लेके जाता है, तो अदालत तो उस चीज को देखेगी कि पुलिस ने क्या लिखा है उसके ऊपर। बेल बनती है या बेल नहीं बनती है, अदालत उस पर फैसला करेगी। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हम सब ये हैरान इस बात पे कि मीडिया ने किस तरह वाविला मचाया हुआ था। अगर बाकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं था, तो फिर आज तक कितना कुछ सामने आया, क्या कुछ कहा गया, वो आप खुद बताएं किस तरह था। बिल्कुल 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 सर, मानती हूँ मैं इस बात को, लेकिन बेल ऑर्डर में यही लिखा हुआ है, बाकायदा कोर्ट की स्टाम्प लगी हुई है, हमने कोर्ट से निकलवाए हैं, हमने कोई इंटरनेट पे से डाउनलोड नहीं मारे, क्योंकि इंटरनेट पे तो 1000 तरह की चीजें पड़ी होती हैं। बिल्कुल। अब देखिए सर, यही है। और सर ये केस 2 महीने भी रन नहीं कर पाएगा, बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे, इजिली मिल जाएंगे, बहुत सस्ते में मिल जाएंगे, ये भी अच्छा, मेरी बात है। यही वाली बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि गुलाम हैदर साहब से आज वॉइस नोट के जरिए आपकी बात हुई है, तो वो क्या कहते हैं, क्या करने वाले हैं? और दूसरा ये कि जिन ग्राउंड्स पे उसको बेल मिली है, तो इसी ग्राउंड पे वो डिपोर्ट भी हो सकती है। कोर्ट बिल्कुल बिल्कुल अपने ऑर्डर में लिख रही है ना ये अदालत। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज लिख रही है। और सर उसमें ये भी है कि बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए, कि उनका माँ के अलावा भारत के अंदर कोई नहीं है, इसलिए इसको बेल दी जा रही है। और बशर्ते ये है कि सीमा हैदर, जब तक ये केस चलेगा, तब तक भारत को, मतलब कोर्ट को बिना इत्तला कराए वो भारत से बाहर नहीं जाएगी। इस शर्त पे उसे वो बेल आउट हुई है सर। और सर मतलब वो अगर अब ये कहना है हमारे यहाँ एडवोकेट का, कि अगर बच्चों के, मतलब सीमा हैदर के सेंटिमेंटल को देखते हुए कोर्ट उसको बेल ग्रांट कर सकता है, तो बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए तो बच्चों को डिपोर्ट भी कर सकता है। देखिए, एक चीज है ना, जैसे मीडिया पे आया, पुलिस ने एफआईआर में कुछ लिखा और उसने क्राइम ज्यादा किए हुए हैं, तो उसके लिए अपोजिशन के लिए कोई जाएगा कोर्ट में, कुछ चीज सामने जाएगी, तभी तो फिर कोर्ट अपना माइंड चेंज कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो गुलाम हैदर ने क्या कहा आपको? गुलाम हैदर जी ने कहा कि मैं आपके साथ लाइव आना चाहता हूँ, ऐसे बहुत थैंक यू बोल रहे थे वो। और अभी वो थोड़ी देर में लाइव आने वाले हैं, और 5-10 मिनट की लाइव होगी, उसके बाद मैं आपको दोबारा से ज्वाइन करूंगी सर। वो जो भी मुझे अपडेट देते हैं मैं आपको तुरंत से बताती हूँ। आपने ये वाली बात पे देखिए, लाइव और इस बात पे कि एक्शन क्या होना चाहिए, आपने इस बात पे उनको पाबंद करना है कि देखिए, हम आपसे कोई बिल्कुल पैसे नहीं मांग रहे, हम तो आपको सर्विस नहीं दे नहीं रहे हैं, नहीं, तो वो सर्विस बच्चों के बिल्कुल लिए दे रहे हैं। इसी बात पे मैं उन्हें कन्वेंस करूंगी सर। एक बार वो हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे, हमें अथॉरिटी दे दे कि हम उनके हाँ, बच्चों के लिए भारत में लड़ सकते हैं, तो मैं उन्हें कन्वेंस करूंगी। देन आफ्टर आई विल टेल यू। तो सर मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे। चले आप जाए चले। ओके। आप कविता जी। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जैसे साक्षी मैम बोले, लेकिन इसने तो अपना बसेरा कर दिया है, अपना रूम बना दिया है, अच्छे से उसका तो सामान सजा दिया है, वॉशिंग मशीन भी लेके आई है, उसका तो जैसे ना बसेरा बन ही गया है। वो मुझे ये जानना है वो कौन सा कॉन्फिडेंस लेवल है कि वो यहीं रहने वाली है, उसने अपना बसेरा बसा दिया है। हाँ, ये तो सब इस बात पे हैरान है। कैन एनीवन आंसर दिस? मेरा जी जल रहा था उसका बसेरा देख के सर। यही बात इकरा साहब, यही बात हम सब कर रहे हैं ना, कि अगर वो ये हरकतें ना करती, तो लोगों के सेंटीमेंट इतना ना जुड़ते उसके साथ, इस केस के साथ, शायद गुलाम हैदर की तरफ भी लोगों की इतनी हमदर्दी ना जाती। शायद भाई बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा जो इनकी वीडियोस आई सचिन